हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों उसमें जो आता है आपका थ्योरी थ्योरी टोटल आता है 38 क्वेश्चन, जो पहली थ्योरी से आता है। ठीक है। तो थ्योरी का आज से हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का अपने यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियो जो भी नियमित क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था उसका सभी डिस्कशन करा दिए हैं। ठीक है, टोटल वीडियो करा दिए हैं। तो अब उस पर क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो उसमें सभी इंक्लूड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये सब वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो देख लीजिएगा। देन उसके बाद ये प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए फिर इसमें क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। ठीक है। आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है दोस्तों, जो आईसीडीपी मुख्य स्विच होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसमें दिया है 4 ऑप्शन। पहला दिया है बड़े औद्योगिक स्थापना में, दूसरा दिया है मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण में, तीसरा है एकल फेज घरेलू स्थापन में, चौथा है 3 फेज शक्ति परिपथ में। ठीक है। तो बताएंगे आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आईसीडीपी होता है, यानी आयरन क्लेड डबल पोल स्विच जो होता है, इसका प्रयोग एकल फेज घरेलू स्थापन में किया जाता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन निम्नलिखित क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं ताकि आपका ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आईटीआई फर्स्ट ईयर का सभी चैप्टर हम करा दिए हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, उसमें से इम्पॉर्टेंट जो भी आपका क्वेश्चन है उसका हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि 2024 के एग्ज़ाम में आपका अच्छा मार्क्स थ्योरी में देखने को मिल सके। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? यानी विच लॉ सेकेंडरी सेल्स वर्क्स? पहला दिया है लेंज का नियम, दूसरा दिया है जूल का नियम, तीसरा फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, चौथा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो बताएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, जो द्वितीयक सेल होता है वह मेनली फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे वर्क करता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे का नियम। फैराडे का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो नियम होता है बैटरी में, वह अपघटन जो नियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें नियम 1 और नियम 2 होता है, तो इन सभी को आप देख लीजिएगा। बैटरी चैप्टर से ये सभी क्वेश्चन आते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? ठीक है। तो क्या होगा? इट विल नॉट फंक्शन, यह कार्य नहीं करेगा, दूसरा यह एक बार में फट जाएगा, तीसरा यह लीक हो जाएगा, चौथा है यह सामान्य रूप से कार्य करेगा। तो आंसर बताएंगे दोस्तों। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रोलाइटिंग जो संधारित्र होता है वह इसका प्रभाव क्या होता है अगर यह खुल जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कार्य नहीं करेगा। ठीक है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है पहले वीडियो को पॉज करके अपने से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करिएगा, देन उसके बाद आप आंसर देखिएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यह कार्य नहीं करेगा। प्रश्न अगला है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? विच इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंट? तो दोस्तों, अच्छे से इसका हम जो वीडियो था उसका डिस्कशन कराए हैं।
जो भी नियमित क्वेश्चन बैंक का था, वह वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से सबका प्रैक्टिस करवाए थे। यह 3 प्रकार का होता है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, तीसरा डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में बताए थे फी यानी फेरस निकिल कोबाल्ट होता था, और पैरामैग्नेटिक में जिसमें भी यम लगा था, जैसे कैडमियम प्लेटिनम, ये सब होता है पैरा में आता है। और डाया में जो चुंबक की ओर बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट होता है, वह सब आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पैरा में क्या आता है, वायु भी आता है ना। पैरा में जो वायु भी आता है, तो ये सब अच्छे से हम क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वायु है आपका, वह पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ है। वह पदार्थ जो विद्युत चुंबक की तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट होता है, उसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, और जो इस्पात आपका है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, क्वेश्चन 5वां है, डीसी परिपथ में पावर की गणना करने का क्या सूत्र है। दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सीरीज में टोटल 38 क्वेश्चन है, जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम छांट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी वीडियो अच्छे से एनालिसिस, सभी क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस करिएगा। ठीक है, तो इसका डीसी परिपथ में पावर की गणना करने का साथ क्या सूत्र है। पहला है वोल्टेज गुणे समय, दूसरा धारा गुणे वोल्टेज, तीसरा है धारा गुणे प्रतिरोध, चौथा है वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। तो दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो डीसी परिपथ में पावर जो होता है, पावर का 3 फार्मूला होता है। एक P बराबर VI होता है, बराबर एक P बराबर V स्क्वायर बाई आर होता है, बराबर एक I स्क्वायर बाई आर होता है। तो जहाँ भी ये 3 फार्मूला दिखाई दे, उसको आप टिक लगा लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों डीसी परिपथ दिया है, इससे क्या तात्पर्य है, तो देखिए, अगर यहीं एसी परिपथ रहता तो P बराबर VI इंटू कॉस फाई होता। ठीक है, इसमें पावर फैक्टर जुड़ जाता। देन डीसी परिपथ है, तो डीसी परिपथ में जो पावर फैक्टर होता है, वह यूनिटी होता है, यानी यूनिटी हो जाता है। तो यूनिटी होता है, तो इसलिए यानी सॉरी, जो डीसी होता है, डीसी में पावर फैक्टर 0 होता है। तो 0 का मतलब cos फाई बराबर 0 0 1 हो जाएगा। तो इसलिए P बराबर VI होता है। ठीक है, ओनली P बराबर VI होता है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, करंट गुणे वोल्टेज हो जाएगा, यानी V इंटू आई हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न करा दिए हैं दोस्तों, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। तो यह माइक्रोमीटर दिखाया गया है, पाठ्यांक इसका अच्छे से बताए हैं। तो आपका पहला दिया है ऑप्शन 5.05 mm, दूसरा 5.00 mm, तीसरा है 4.55 mm, चौथा है 4.05 mm। तो बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4.55 mm यह दिखाया गया है। ठीक है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माइक्रोमीटर से हम बताए हैं कौन एनविल होता है। ठीक है, ये सब बताए हैं। प्रश्न अगला है, नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जो नियॉन लैंप होता है, उस पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें प्रभाव पड़ता है, या चुंबकीय प्रभाव पड़ता है, या फिर केमिकल यानी रासायनिक प्रभाव करता है, या गैस आयनीकरण प्रभाव पड़ता है। तो आंसर बताएंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है नियॉन साइन लैंप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, जो नियॉन साइन लैंप होता है, यह लाल रंग का होता है। ठीक है, इसका मेनली जो प्रयोग होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है,
ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। ठीक है, प्रश्न अगला है, इस लूप टेस्ट से यूजी केबल, यूजी मतलब अंडरग्राउंड केबल, केबल के किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जाता है? ठीक है, तो किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जाता है? ऑप्शन दिया है, पहला है भूदोष, दूसरा लघु परिपथी दोष, तीसरा खुला परिपथी दोष, चौथा है कमजोर इंसुलेशन दोष। तो बताएंगे आंसर। तो उसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लघु परिपथी दोष, यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है हम इसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? पहला दिया है एंड लैप जोड़, दूसरा क्रॉस लैप जोड़, तीसरा दिया है मध्य लैप जोड़, चौथा दिया है कोना अर्ध लैप जोड़। इसका आंसर बताएंगे आप दोस्तों। इसका आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य लैप जोड़। ठीक है, यह जो जाप का एक भाग सिरा के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है तो मध्य लैप जोड़ होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यह बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, यह जो सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है यह कौन सा दिखाया गया है? वार्निंग साइन है, या मैंडेटरी साइन है, या निषेधात्मक साइन है, या फिर इन्फॉर्मेशन साइन है? तो हम अपने वीडियो में इससे बहुत ही डिटेल में इसका डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। यह दोस्तों जो दिखाया गया है यह इन्फॉर्मेशन साइन को दिखाया गया है, सूचनात्मक चिन्ह को दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सूचनात्मक चिन्ह को दिखाया गया है। ठीक है, वर्गाकार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? जो दोस्तों जो फायर एक्सटिंग्विशन होता है वह सही से उपयोग करने का मतलब सही से क्रम करने का क्या उपयोग करने का सही क्रम क्या होता है? पहला है खींचना, निशान लगाना, दबाना और घुमाना। दूसरा है खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना। ठीक है, तीसरा है ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। चौथा है ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम करना। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न जो दिया गया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खींचेंगे पहले इसे, ठीक है, फिर निशान लगाएंगे, फिर दबाव डालेंगे, फिर घुमा देंगे। ठीक है, यानी पहले पुल करेंगे, पुल एम, फिर निशान लगाएंगे, फिर स्विच करेंगे, फिर स्वीप करेंगे, घुमा देंगे। तो यह सही क्रम आपका है फायर एक्सटिंग्विशन को चलाने का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस प्रकार से लेपित किया जाता है? पहला दिया है सिल्वर ऑक्साइड से, दूसरा फॉस्फर पाउडर से, तीसरा फ्लोरोसेंट पाउडर से, चौथा दिया है बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड से। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बेरियम और स्ट्रांशियम ऑक्साइड जो होता है वह फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है वह उसको लेपित किया जाता है। किससे? बेरियम और स्ट्रांशियम ऑक्साइड से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरेख का नाम क्या है? यह आरेख दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? लेआउट आरेख है, या वायरिंग आरेख है, या इंस्टॉलेशन प्लान है, या योजनाबद्ध आरेख है? तो बताएंगे इसका आंसर।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह दोस्तों जो दिखाया गया है फिगर, यह इंस्टॉलेशन प्लान को दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है तनु सल्फ्यूरिकम, दूसरा अमोनियम क्लोराइड, तीसरा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, चौथा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा वह कार्बन जस्ता शुष्क सेल में यानी ड्राई सेल में प्रयोग किया जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, तीन कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार प्रणाली में केवीए में आभासी शक्ति की गणना करिएगा यदि लाइन धारा IL 16 एम्पियर 0.8 शक्ति गुणांक पे है। दोस्तों अगर आप AC थ्योरी वाली हमारी वीडियो देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसका पहला दिया है 15.2 kVA, दूसरा 11.5 kVA, तीसरा हो जाएगा 9.2 kVA, चौथा है 5.3 kVA। ठीक है, तो आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, आभासी शक्ति P बराबर VL/IL होता है। ठीक है, अब स्टार में क्या होता है? स्टार में जो VL होता है √3 VPH होता है और जो IL होता है वह IPH के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका VL का और IL का मान रख देना है। तो देखिए P बराबर VL का मान क्या है? √3 इंटू VPH। VPH दे दिया है 415, तो 415 गुणे IL बराबर VPH IPH हो जाएगा। तो IL दे दिया है 16 एम्पियर। ठीक है, 16 एम्पियर दे दिया है तो गुणे 16 कर देंगे। ठीक है, और ये सब करने के बाद बटा के 1000 से जब भाग कर देंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, 11.5 kVA आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2024 में आपको आपके एग्जाम में या किसी भी शिफ्ट में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। एक बार अपने से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? वोल्ट पर ओम या ओम पर वोल्ट या ओम मीटर या फिर ओम पर मीटर? बताएंगे इसका आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी होता है इसका जो यूनिट होता है वह ओम पर वोल्ट होता है। ठीक है, ओम पर वोल्ट होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, तांबे के फ्यूज पर मतलब तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटित का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य होता है? पहला उच्च तापमान सहना, दूसरा फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि करना, तीसरा है तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, चौथा यांत्रिक शक्ति में वृद्धि करना। तो इसका आंसर बताएंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी तांबे के तार का ऑक्सीकरण होने से रोकना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? एनोडिक सुरक्षा या कैथोडिक सुरक्षा या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सुरक्षा या स्थिर विद्युत सुरक्षा? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन के द्वारा क्षरण मतलब सतह के क्षरण नियंत्रण हेतु तकनीक अपनाई जाती है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला वोल्टेइक, दूसरा लिथियम, तीसरा पारा जिसे मरकरी बोलते हैं, चौथा सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पारा, मरकरी। मरकरी जो होता है डिजिटल घड़ियों में प्रयोग किया जाता है सेल के रूप में। प्रश्न अगला है, कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? पहला दिया है तीन तार स्टार संयोजन प्रणाली, दूसरा फोर तार यानी चार तार स्टार संयोजन प्रणाली, तीसरा तीन तार डेल्टा संयोजन प्रणाली, चौथा दिया है चार तार डेल्टा संयोजन प्रणाली। तो इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थ्री वायर डेल्टा कनेक्शन सिस्टम, यानी तीन तार डेल्टा संयोजन प्रणाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है 21, परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? पहला कार के स्क्रू नियम, दूसरा दाहिने हथेली का नियम, तीसरा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, चौथा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हैंड पाम रूल। जो राइट हैंड पाम रूल होता है वह परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसी थ्योरी का। एक स्टार में जुड़े तीन कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर तीन कला 415 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है। ठीक इससे पहले जो हम कराए थे क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। आप क्या करेंगे कि तो दोस्तों आभासी शक्ति क्या होता है? एस बराबर वी इंटू आई होता है। ठीक है, देखिए एक्टिव पावर जो होता है P बराबर वी आई कॉस फाई होता है। रिएक्टिव पावर Q बराबर वी आई साइन फाई होता है। और अपरेंट पावर S बराबर वी आई होता है। इसमें कोई कॉस और साइन यानी पावर फैक्टर का यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें जो आपको दिया है वह स्टार में दिया है। ठीक है, स्टार में क्या होता है? वी एल बराबर √3 वी पी एच होता है और आई एल बराबर आई पी एच होता है। ठीक है, तो इसमें मान रख देते हैं, एस बराबर वी आई हो जाएगा। तो वी एल आई एल होता है तो वी एल का मान रख देंगे तो √3 वी पी एच इंटू आई पी एच हो जाएगा। ठीक है, तो √3 का मान 1.732 होता है। वी पी एच दे दिया है 415, 415 मान रख देंगे। और आई पी एच का मान दे दिया है कितना? 10 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, और भागा कर देंगे किससे? 1000 से। 1000 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि इसे केवीए में लाना है। तो आप जब कार्ड भी देंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा, 7.188 के वी आ जाएगा। ठीक है, 7.188 के वी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह इस प्रकार का जो भी प्रश्न दिया गया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न है, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा? पहला वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, दूसरा भार धारा बढ़ेगा, तीसरा है वोल्टेज पाथ घटेगा, चौथा है गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगा। तो इसका आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केबल डैमेज ड्यू टू हीट, यानी अधिक करंट प्रवाहित कर देंगे तो गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। दोस्तों अनुनाद उस स्थिति में होता है जब एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, ठीक है, यानी दोनों बराबर होते हैं। तो पहला देख लेते हैं, प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल शून्य है। दूसरा, प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल धारती प्रतिघात एक्ससी के बराबर है। तो आपका क्या राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। बाकी तीसरा अधिक नहीं होगा और कम नहीं होगा, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा, तो अनुनाद जब एक्सएल बराबर एक्ससी होता है तब अनुनाद होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि संधारित्र में प्लेट की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन पहला दिया है शून्य हो जाएगा, दूसरा दिया है समान रहेगा, तीसरा दिया है कम हो जाएगा, चौथा दिया है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर बताएंगे इसका। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी होता है। तो क्वेश्चन में दिया है संधारित्र में प्लेट की दूरी कम कर दी जाती है, तो प्लेट की दूरी क्या है, डी है, ठीक है। यह दूरी अगर कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस यानी धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, समांतर परिपथ में जुड़े 500 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसे आप जरूर नोट डाउन करिएगा और अपने से पहले करने का प्रयत्न करिएगा, कोशिश करिएगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। जो प्रतिरोध में से सबसे जो कम धारा बहाव होगा किससे होगा, 560 से होगा। जो तो समांतर में वैसे भी करंट का मान अलग अलग होता है और वोल्टेज का मान समान होता है, ठीक है। तो जितना समांतर क्रम में जितना ज़्यादा जो प्रतिरोध होगा उतना कम उसमें धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि आई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, ठीक है। इसके विरोधाभासी होता है, प्रतिरोध के विरोधाभासी करंट होती है। वहीं दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर धारा का बहाव पूछता तो आपका 50 ओम हो जाता। इसमें सबसे ज़्यादा धारा का बहाव होगा और सबसे कम धारा का जो बहाव होगा किसमें होगा, 560 ओम में होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे कम धारा का बहाव पूछा है। प्रश्न अगला है, बैटरी के आवेशन के दौरान जो वेंट प्लग होता है उसे क्यों खोला रखा जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब बैटरी हमारी चार्ज होती है यानी आवेशन होता है एंड चार्जिंग होता है, उस दौरान जो वेंट प्लग उसका ढक्कन होता है उसे खोलकर क्यों रखा जाता है दोस्तों। उसे खोल कर रखने का मेनली जो रीजन होता है वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो पहला देख लेते हैं, गैस को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने के लिए, दूसरा ऑक्सीकरण को अंदर आने के लिए ऑक्सीजन को, तीसरा विद्युत अपघटन का स्तर जांचने के लिए, या चौथा है प्लेट का रंग बदलना जांचने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कटाक का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है, पहला यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, दूसरा स्थिर आपूर्ति वोल्टता बनाए रखने के लिए, तीसरा है सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए, या चौथा दिया है ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचाया जा सके। तो बताएंगे इसका आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति भार नहीं है, इसलिए आगत बिजली आपूर्ति में किए गए फ्यूज कटाव का उद्देश्य होता है।
ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यल सीरीज यानी यल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से प्रयोग किए जाते हैं? जनरल लाइटनिंग, मोटर, एयर कंडीशनर या फिर हैलोजन। तो इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जनरल लाइटिंग के लिए जो एल सीरीज एमसीबी होती है वह जनरल लाइटिंग के लिए, या फिर और पूछता है गीजर, गीजर में कौन सा मतलब एमसीबी प्रयोग किया जाता है? तो एल सीरीज ही प्रयोग किया जाता है गीजर में, या फिर कोई भी रजिस्टिव लोड है उसमें एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं दोस्तों बात करें जो मोटर होता है, मोटर में जी प्रकार का जो जी सीरीज एमसीबी होता है वह मोटर और एयर कंडीशनर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं एक होता है सी प्रकार का, जो सी प्रकार होता है वह मोटर में जो पावरफुल इंडक्टिव लोड होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है। यहाँ पे एल सीरीज पूछा है तो जनरल लाइटनिंग के लिए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है? 9 mm से 20 mm, 11 mm से 27 mm, या 13 mm से 25 mm, या 15 mm से 30 mm। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11 mm से 27 mm। इसका जो प्रयोग होता है कंड्यूट का, थ्रेड का, वह 11 mm से 27 mm होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? पहला, तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगा। तीसरा है तापमान में वृद्धि के साथ कमी होगा, या चौथा दिया है तापमान में कमी के साथ कमी होगा। बताएंगे इसका आंसर। जो सौर सेल होता है तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी आउटपुट जो पावर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में कमी के साथ कमी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो ससेप्टेंस होता है उसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, महो होती है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जो महो होती है वह ससेप्टेंस की इकाई होती है। यही नहीं, एडमिटेंस भी होता है, उसकी इकाई भी महो होती है, या कंडक्टेंस होता है इसकी इकाई भी महो ही होती है। वही बात करें ओम, ओम की इकाई क्या होती है? आर होती है। रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। हेनरी जो होता है वह इंडक्टर की इकाई होती है। वहीं जो फैराड होती है वह कैपेसिटर की इकाई होती है। इन सभी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आईटीआई फर्स्ट ईयर का सभी जितना भी नियमित क्वेश्चन बैंक में है सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस डिटेल करा दिए हैं, तो वो सभी वीडियो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो समांतर क्रम में है ये आपका R2 का मान पूछा है, R1 का मान दे दिया है 6 ओम, और R3 का मान दे दिया है 3 ओम। ठीक है, टोटल वोल्टेज बात करें तो 24 वोल्ट है, और ये क्या है, आई बराबर 15 एम्पियर दे दिया है। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं। देखिए समांतर में क्या होता है, समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है और करंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है, करंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 ओम है। तो 6 ओम से अगर यहाँ पे 6 ओम है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 24 है, 24 हो जाएगा।
तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, आई बराबर V बटा आर। तो V क्या है, 24 है, R कितना है, ये 6 है। तो 6 चौके 24 यानी 4 आ जाएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा, यानी 4 एम्पियर यहाँ आ गया। यहाँ पे कितना है, 3 ओम है, तो रख देते हैं। तो देखिए वही आई बराबर V बटे आर, तो V कितना हो जाएगा, 24/3, 8 लिखे 24 हो जाएगा, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। तो 8A 4A 8 4 12, टोटल 15 है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आपका 3 एम्पियर यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा क्या, रेजिस्टेंस का मान। तो ओम का नियम V बराबर आई आर, तो R बराबर V बटे आई। तो टोटल वोल्टेज क्या है, 24 है, और यहाँ 3A कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 लिखे 24। ठीक है, तो दोस्तों इसका कहीं ना कहीं R2 का जो मान होगा, जो R2 का मान हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, 8 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 6 मांगे हैं, अगर यहाँ पे अगर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, अगर यहाँ पे 8 होगा, तो जब 8 होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे आप सोल्व कर लीजिएगा। तो जिस पे हम सोल्व कराए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, मापन तार गेज यानी SWG में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या है। तो दोस्तों पहला दिया है 0 से 44, दूसरा 0 से 42, तीसरा 0 से 38, चौथा 0 से 36। तो SWG जो होता है उसका कितना होता है, 0 से 36 होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। क्या होगा शक्ति गुणांक, 0 होगा, 1 होगा, 0.5 होगा, 0.8 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताएं। R3 में बताना है, R1 4 दे दिया है और R2 दे दिया है 6, R3 आपको ज्ञात करना है और टोटल 12 एम्पियर है। तो दोस्तों इससे पहले जो जिस प्रकार के प्रश्न लगाए हैं इसी अकॉर्डिंग सेम उसी पे लगा दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किस एसी परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच कला संबंध होता है, शुद्ध प्रतिरोध में, या प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व में, या फिर प्रतिरोध एवं धारिता में, या प्रतिरोध प्रेरकत्व और धारिता में। तो किस में होता है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध में होता है। प्रश्न अगला है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, परमियंस की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। देखिए उसमें जो मैग्नेटिक होता है फाई बराबर MM/F बटा एस होता है, एस जहाँ रिलेक्टेंस होता है, तो जो रिलेक्टेंस का उल्टा परमियंस होता है। ठीक है, तो या एस बराबर MM/F बटा फाई होता है, तो MM/F एम्पियर टन बटे वेबर होता है जो रिलेक्टेंस का होता है। अगर रिलेक्टेंस को उलट देते हैं तो वेबर पर एम्पियर टन हो जाता है। ठीक है, जो परमियंस की यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो वेबर पर एम्पियर टन हो जाएगी वह परमियंस की यूनिट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा आज का टोटल 38 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आगामी 2024 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका हम रिवीजन या फिर प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सारे ग्रुप जो भी ITI स्टूडेंट के ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड जरूर करिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर आप प्यार देंगे तो ऐसे ही आगे और भी प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।